गाइज वेलकम टू मोटर फ्लीट। और भाई ये जो कार आप देख रहे हैं ये है Hyundai की न्यू क्रेटा 2024 मॉडल और ये है फेस लिफ्ट वर्जन और इसको हमने परचेज़ किया है 11 मार्च को। और गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि इस कार को ड्राइव करते हुए कैसा मुझे फील हुआ और क्या कुछ कमियां हैं इस कार के अंदर, हर एक चीज़ के बारे में बात करें। क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल तो लगभग से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं ड्राइव कर चुका हूँ, जिसमें से 1100 किलोमीटर के आसपास मैंने एक्सप्रेस वे पे चलाया है। तो वो थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ लगभग से 360 किलोमीटर तक हमने इसको हाईवे पे दौड़ाया है। इसके अलावा जो बचे हुए किलोमीटर लगभग 400 हैं हमने सिटी में ट्रेवल किया है और बाकी जो बच के भाई गांव वगैरह में भी हमने ट्रेवल किया है। तो हर जगह का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और इस कार को ड्राइव करते हुए कुछ कमियां भी मुझे फील हुई हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो कहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई Hyundai क्रेटा आपको परचेज करना है तो ये वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ साथ कमियां भी आपको जानना चाहिए। और गाइस सबसे जरूरी चीज़ कि भाई ये जो नई वाली क्रेटा है ये माइलेज कितना देती है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि भाई इसको हमने खुद टेस्ट किया है हर एक कंडीशंस के अंदर और रियल लाइफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस ये है Hyundai क्रेटा 2024 की चाबी और देख सकते हैं कि काफ़ी फेमिलियर है, लास्ट जनरेशन में भी ऐसे ही की देखने को मिलती थी। यहाँ से फ्लिप की है, अगर आप प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पे लॉक अनलॉक और यहाँ पे बूट ओपनिंग का दिया गया है। ऑटो ओपन नहीं होता, आपको होल्ड करना होता है, फिर आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, यहाँ पे Hyundai का लोगो दिया गया है और देखने में काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लगती है। और गाइस बात करें इसके हॉर्न की, हॉर्न यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखो अगर हम बात करें इस कार के लुक्स की तो लास्ट जनरेशन से पूरी तो नहीं लेकिन आधी जरूर चेंज हो चुकी है। फ्रंट में न्यू ग्रिल आपको देखने को मिलती है विथ वाइड DRL और यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको कनेक्टेड DRL देखने को नहीं मिलते, लेकिन टॉप मॉडल में या इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको कनेक्टेड DRL भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वाइट कलर में जलते हैं तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो भाई कार का जो फ्रंट लुक है ये ओल्ड क्रेटा से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पे Hyundai का लोगो दिया गया है और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हेडलाइट्स और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ पे हाई बीम मिलता है और प्रोजेक्टर बेस्ड यहाँ पे लो बीम मिलता है। हालांकि ये हेलोजन बेस्ड हेडलाइट है, यहाँ पे हमने अपग्रेड करा के यहाँ पे LED डलवाया है ताकि लाइटिंग इसकी अच्छी हो। और इसका जो कंपनी से थ्रो मिलता है वो बहुत ही बेकार है, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे 180 वॉट की LED डलवाई है, अब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया थ्रो है इन लाइट्स का। बाकी यहाँ पे फ्रंट में स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि ग्रे कलर की है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नई क्रेटा 2024 वाले में कोई भी फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हेडलाइट थोड़ी सी नीचे ऑलरेडी है, तो एज सच मुझे नहीं लगता कि फॉग लैम्प की कोई नीड है। बाकी रही बात रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको इस बार कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये ओल्ड क्रेटा से यहाँ पे न्यू क्रेटा में काफ़ी बड़ा अपग्रेड है। अब गाइस यहाँ पे जो फ्रंट प्रोफाइल है वो इस बार देखने में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तो लगती है, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी लगती है, लेकिन रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये पहले से छोटी दिखने लगी है, मुझे ऐसा फील हुआ। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह की तो एज सेम एज ओल्ड क्रेटा बिल्कुल यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे लुक्स में थोड़ा सा मुझे दबा दबा फील हुआ भाई पीछे से। बाकी आगे से मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी तगड़ा बनाया है Hyundai ने। बाकी अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और साइड प्रोफाइल को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें काम करने की जरूरत थी और इसको और भी बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोफाइल भाई मुझे उतना पसंद नहीं आई है। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे साइड प्रोफाइल तो ये जो पार्ट है भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि कार मेरी ब्लैक है, मैंने ब्लैक परचेज किया, तो ये सिल्वर देने का कोई पॉइंट नहीं है भाई, फर्जी ये लोग ऐसे दे रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप वाइट कलर भी परचेज करते तब भी आपको सिल्वर फिनिश ही देखने को मिलती, ये जो ऊपर ये वाला पार्ट दिया गया है। और यहाँ पे एक डार्क नाइट करके कोई एडिशन आता है, शायद वहाँ पे ब्लैक है। बाकी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज़ की तो भाई ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आप बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या जो बॉडी कलर है इससे ये चीज़ अलग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई सिमिलर ही होना चाहिए था, इसको मैं ब्लैक करवा दूंगा बाय द वे, आपको बता दूँ। बाकी गाइस यहाँ पे साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ब्लैक यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, अपर मॉडल में आपको क्रोम भी देखने को मिल जाता है, बट मुझे कार पूरी ब्लैक ही रखनी थी, इसीलिए मैंने ये वाला मॉडल चूज़ किया, क्योंकि भाई मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आता है अगर हम बात करें कार्स की। और गाइस ये जो साइड वेंट आप देख पा रहे हैं इसको मैंने बाद में इंस्टॉल करवाया, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिलता था, जो साइड वाला इंडिकेटर है इसको मैंने हटा के ये इंस्टॉल किया है
और यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल मिरर हमने इंस्टॉल करवाए हैं, चूँकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता था वही नॉर्मल सा मैनुअल ORVM, जो कि एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और वो ऑटो फोल्ड भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करवा दिया। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं इस कार के टायर साइज़ की। तो यहाँ पे आपको 2 टायर साइज़ देखने को मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट है या उसके ऊपर के वेरिएंट है वहाँ पे आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर जो एस ऑप्शनल वाला वेरिएंट आता है वहाँ पे आपको ब्लैक आउट एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। जिनको ब्लैक आउट एलॉय व्हील पसंद है वो उस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है ये आते हैं टॉप मॉडल में और ये है 17 इंचेस के। इनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये है 215/60R17 जो कि आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो कैलिपर रेड है ये मैंने करवाया हुआ है और ये जो एलॉय व्हील है ये भी हमने हुंडई जेन्युइन लगवाया हुआ है। बाकी यहाँ पे स्टील व्हील आपको देखने को मिलता था। अभी इस बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि आता है 113 मतलब 113.18 bhp पावर के साथ में। और यहाँ पे 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। और गाइस ये जो इंजन है इसमें आपको देखने को मिलता है 4 सिलेंडर इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ये कार आती है। और यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है एवरेज वो है 17.4 और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 50 लीटर्स की। लेकिन एक्चुअल एवरेज क्या निकल के आती है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो गाइस ये तो हुई कार के लुक्स की बात। अब बात करते हैं कि कार के इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं और कैसी दिखती है अंदर से। तो ये इसका डोर है, कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है। तो जैसे हम कार के अंदर आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विंडोज़ के कंट्रोल। सिंपली आप इनको अप डाउन करके विंडोज़ को अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे चाइल्ड लॉक आपको देखने को मिलता है, मतलब इसको प्रेस कर देंगे तो पीछे की विंडोज़ नहीं काम करेंगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ORVM के कंट्रोल और लॉक अनलॉक का बटन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इसको पुश करके आप डोर को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह दिया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पर्स वगैरह आप रख सकते हैं। TPMS का फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। गाड़ी थोड़ा चलती है उसके बाद ये बताता है कि भाई कितने PSI प्रेशर है आपके टायर्स का। बाकी यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे तो ड्राइवर असिस्टेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको ओके करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग मेथड्स है, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग वॉल्यूम वगैरह आप सेट कर सकते हैं। बैक आएंगे, फिर एक बार बैक आते हैं तो यहाँ पे क्लस्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। क्लस्टर की थीम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। हमने C पे रखा है, अगर आपको A पे रखना है तो सिंपली इसको ओके करेंगे। देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो थीम है वो चेंज हो चुका है। एक बार B पे करेंगे तो कुछ इस तरीके से थीम इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो स्टॉप, टाइमर रीसेट वगैरह करने का ऑप्शन है, वाइपर लाइट्स ऑन ऑफ, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल दिए गए हैं जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको बताएगा कि भाई कितने किलोमीटर के हिसाब से आप चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे RPM दिया गया है, इंटू 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्चुअल RPM निकल के आएगा कि आपकी गाड़ी कितने RPM पे चल रही है। यहाँ पे 2134 किलोमीटर हमने इसको रन कर दिया है और 36 डिग्री इसका टेम्परेचर है। बाकी यहाँ पे इंजन कोल्ड और हॉट का दिया गया है। इस साइड आपका फ्यूल का वो इंडिकेटर दिया गया कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको रेंज शो होती है कि कितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में है और अभी जितना पेट्रोल है उतने में 506 किलोमीटर चलेगी। बट ये सही नहीं होता भाई, ये सब वहम है, झूठा है भाई। और अब बढ़ते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है म्यूजिक सिस्टम। और म्यूजिक सिस्टम ने इसको बाहर से लगवाया हुआ है क्योंकि हमको एंड्रॉयड चाहिए था और हमने यहाँ पे एंड्रॉयड लगवाया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं या फिर अपर मॉडल अगर आप लेंगे तो कंपनी के द्वारा वहाँ पे देखने को मिलता है जो भी म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। स्पीकर्स मैंने इन्फिनिटी के लगवाए हुए हैं, टॉप मॉडल में JBL के आते हैं और उससे नीचे आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे ही फालतू ब्रांड के। बाकी यहाँ पे एक बटन है जो कि हजार्ड वार्निंग का काम करता है और यहाँ पे AC का कंट्रोल आप कर सकते हैं कि लाइक आपको ऊपर चाहिए नीचे चाहिए ये सब चीज़ें। और यहाँ से आप एयर फ्लो भी चेंज कर सकते हैं जो डायरेक्शन है उसका। बाकी यहाँ से AC ऑन ऑफ होती है और ये टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सकते हैं। AC कम ज़्यादा करना है या फिर ब्लोअर चलाना है तो आप इधर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैनुअल AC आपको देखने को मिलती है। बाकी ये भाई फैन स्पीड है, इसको तो आपको पता ही होगा। और फुल करने पे कुछ इस तरीके का नॉइज़ करता है और इसको 1 स्पीड पे रखने पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना नॉइज़ ये करता है। बाकी गाइस यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और 12 वोल्ट का आउटलेट देखने को मिलता है। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर वगैरह कुछ भी यहाँ से टायर प्रेशर वगैरह फिल करने के जो आता है सिस्टम वो सब लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। बाकी एक पोर्ट यहाँ पे खाली है। और ये जो गियर बॉक्स है ये भाई मैनुअल दिया गया है, काफ़ी सॉफ्ट है, एज सच कोई भी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। यहाँ पे क्लच काफ़ी अच्छा दिया गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं है, बहुत लॉन्ग ट्रेवल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी चलाने में। लगता नहीं कि मैं एक मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, लगता है कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है
और यहाँ पे जो फर्स्ट गियर है वो दबा के आगे लगता है, क्योंकि भाई ये 6 स्पीड मैनुअल यहाँ पे ट्रांसमिशन दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें हैंड ब्रेक की, तो ये मैनुअल दी गई है, कुछ इस तरीके से आप इसको दबा के इंगेज कर सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक हैंड रेस्ट, जो कि गाड़ी ड्राइव करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये एज अ स्टोरेज बॉक्स भी काफी बढ़िया चीज है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सामान वामान रखने का आपको स्पेस मिल जाता है, और ये कूल्ड नहीं है, मतलब इसमें नॉर्मल है। और अगर हम बात करें कुछ और स्टोरेज ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं और थोड़ी मोड़ी चीज़ें और भी रख सकते हैं, और ये भी कूल्ड नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग हुंडई देता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें भी इंस्टॉल करवाया है और डोर्स में भी इंस्टॉल करवाया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और यहाँ पे ये एक डिज़ाइन बढ़िया से दी गई है, जो कि मैट फिनिश के अंदर आती है, और इधर में AC वेंट दिया गया है। और गाइस ये जो लाइनिंग है ये सिल्वर कलर में आती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और गाइस अगर हम बात करें इसके इंटीरियर का, तो यहाँ पे डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कलर का इंटीरियर अगर कार के अंदर रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब थोड़ी स्पेसियस गाड़ी लगती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता है। जबकि हैरियर वगैरह हमने ड्राइव की है, उसमें मतलब पूरा ब्लैक कर दिया गया है। हालांकि हैरियर में इससे ज़्यादा स्पेस है, लेकिन ड्यू टू ब्लैक कलर वहाँ पे इंटीरियर थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगता है। हालांकि यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज भी है कि भाई ये थोड़ा सा जल्दी गंदा होता है, बट अभी तक तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और टॉप मॉडल में यहाँ पे भी एक स्पीकर आता है, इसमें आपको खाली स्पेस दिया गया है। अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो इसको भी इंस्टॉल करा सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक सन ग्लास होल्डर, जिसमें आप सन ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, और ये एज अ लाइट वगैरह भी काम करता है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो मिरर दिया गया है ये डे नाइट आपको मैनुअली कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक मिरर देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है इसके अंदर, और इस साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता। मतलब ड्राइवर के लिए नहीं है, पैसेंजर के लिए दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। गाइज इस कार में आपको 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट एयर बैग है वो यहाँ पे दिया गया है स्टीयरिंग के ऊपर, और सेकेंड एयर बैग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैसेंजर साइड। अगर हम बात करें तीसरे एयर बैग की और चौथे एयर बैग की, तो यहाँ पे साइड में सीट के अंदर दिया गया है। और जो पांचवा छठा एयर बैग यहाँ पे जो पिलर है इसके अंदर दिए गए हैं, इधर पांचवा है और इधर छठा है। तो सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है। 6 एयर बैग आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। अभी गाइस बात करते हैं कितना स्पेस है, बैठने में कैसा लगता है इस कार के अंदर। तो अभी हम इस सीट पे बैठे हुए हैं, और सीट जो है मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। मेरी हाइट 6 फीट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, लगभग से 3 इंच के आसपास। तो एज सच ये कार बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। और लेग रूम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लेग रूम आपको देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं आ रही है। और ये कार ड्राइव करने में काफ़ी लंबी जर्नी हमने तय की है इस कार से, और मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप चलते हैं इसके रियर सीट पे और देखते हैं कि भाई रियर में कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रंट सीट हमने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया स्पेस, और उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखते हैं लेग रूम काफ़ी अच्छा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्रंट सीट को 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आगे पीछे तो हो ही जाती है। और ये चीज़ आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और जो पैसेंजर की सीट है उसको आप 4 वे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या, कि यहाँ पे जो पीछे जो बैठेगा उसकी भी सीट आप रिक्लाइन कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आप इसको 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, तो आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। चलिए आप दिखाते हैं कि बूट में कितना स्पेस है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 433 लीटर का बूट स्पेस, और स्पेस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप 3 से 4 बैग आराम से रख सकते हो, एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इसमें सीट को फोल्ड करेंगे तो आपका स्पेस और भी बढ़ जाएगा। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्पेयर व्हील की, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है, जो कि है अपोलो का, और इसका जो साइज़ है ये है 16 इंचेस। तो आपको एक साइज़ जो है वो डाउन मिलता है यहाँ पे, जो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस आपको देखने को मिलता है, तो अगर शूज़ वगैरह आप रखना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप रख सकते हो। साइड में भी थोड़ा सा कंपार्टमेंट वगैरह दिया है, कोई भी बूट लाइट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। वेल अगर हम बात करें ओवरऑल भाई ये कार कैसी लगी, तो यहाँ पे स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। सस्पेंशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, ये कार काफ़ी स्पोर्टी फील होती है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे का
एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया। अगर आप सिटी में ड्राइव करेंगे, हाईवे पे ड्राइव करेंगे या फिर गांव वगैरह में, गड्ढे वगैरह में, तो भाई काफ़ी बढ़िया आपको राइड क्वालिटी देगी ये कार। बाकी यहाँ पे क्या कुछ अच्छा नहीं लगा इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो अच्छा है, लेकिन स्टीयरिंग थोड़ी सी मुझे हैवी लगी। सिटी में इसको थोड़ा सा और लाइट वेट बनाया जा सकता था। एज कम्पेयर टू सेल्टॉस यहाँ पे स्टीयरिंग में थोड़ा सा वेट ऐड किया गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि भाई इसकी साइड प्रोफाइल मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था। यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो इसका इंजन की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी, एवरेज भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक होता है ना कि आपको पिकअप काफ़ी बढ़िया मिलना चाहिए, वो मुझे इस कार के अंदर फील नहीं हुआ। लाइक यहाँ पे जो पंचीनेस वाला पंजा दबाते ही भाई भग जाएगी, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। और सेल्टॉस के साथ में सेम इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, जो कि मुझे ड्राइव करने में लगा। तो सेल्टॉस थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। वेल गाइज, ये है दूसरा दिन, क्योंकि भाई कल हो गई थी रात और फिर हमने शूट नहीं किया। तो आज हम आपको बताएंगे भाई कितना एवरेज मिला, कितना माइलेज देती है नई वाली क्रेटा 2024 मॉडल। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो भाई 183 पे हमने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, और ये हमने एंड किया 774 किलोमीटर पे। 45.46 लीटर तेल लगा है भाई, जो डिस्टेंस है 591 किलोमीटर कवर करने में। तो आप दोनों को ऐसे डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल जो किलोमीटर निकल के आता है भाई वो पता है 13 किलोमीटर निकल के आता है। 13 पॉइंट कुछ आता है, पॉइंट में तो छोड़ देंगे। अब गाइस यहाँ पे इतनी कमियां हैं और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब गाइस बात करते हैं कि भाई क्या आपको ये कार परचेज करनी चाहिए। तो देखो यार भाई, जो स्टार्टिंग वेरियंट है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 13,10,000 13,20,000 के आसपास, जो ऑन रोड प्राइस है यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो टॉप मॉडल की प्राइस है वो है 23,10,000 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे भाई टॉप मॉडल के हिसाब से मुझे वर्थ नहीं लगा कि भाई 23 लाख आपको क्रेटा के ऊपर खर्च करने चाहिए, क्योंकि आपको इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे हैरियर का डार्क एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और वो वाली कार जो है वो इससे काफ़ी बड़ी है, उसका रोड प्रेजेंस और भी बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस कार की, तो हाँ आप बेस वेरिएंट ले सकते हैं, उसके ऊपर वाला मॉडल ले सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ कंबाइंड चाहिए तो लगभग से 17.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका एस ऑप्शनल वेरिएंट वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, तो आप वो वाली कार भी देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप मुझसे पूछे कि भाई टॉप मॉडल क्रेटा 2024 का लेना चाहिए 23 लाख रुपए खर्च करके, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। सो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये है इस चैनल का पहला वीडियो, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। और अगर आप मुझे फ्यूचर में देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते, तो भाई रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि हम आपसे मिल पाएं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।